बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। कोरोना वायरस, मुल्क में केसेस में बदतरीज इजाफा। कोरोना वायरस पर मुतज़ाद बयानात, अवाम अबहाम का शिकार, हल क्या? वज़ीर आज़म की सूबों को महंगाई में कमी लाने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई में कमी होगी? 18वीं तरमीम असल मामला क्या? 18वीं तरमीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, जबकि हुकूमत का नया नैब ऑर्डिनेंस लाने का फैसला, क्या यह दुरुस्त वक्त है? ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। कल तक जो कुछ केसेस 16,000 तक पहुंचे थे, आज वो 18,000 से भी तजावुज़ कर गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अदादोशुमार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमती सतह पर इकदाम की बात की जा रही है। आज ये फैसला किया गया है कि 9 मई के बाद पंजाब में लॉकडाउन में 70% जो है वो नरमी कर दी जाएगी, क्योंकि कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स हमें ये कहते नजर आते हैं कि लॉकडाउन के अलावा इसका कोई हल नहीं है, जबकि हुकूमत ये कहती नजर आती है कि लॉकडाउन के साथ इसका हल नहीं निकल सकता। अब देखना यह है कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना। एक तो ये सिचुएशन है, साथ ही साथ जो टेस्टिंग कैपेसिटी की हम रोज बात कर रहे हैं, इसके अलावा टेस्ट बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। मेडिकल एसोसिएशन भी ये मुतालबा कर रही है कि टेस्ट की फीस बहुत ज्यादा है, टेस्ट हम किस तरह से करवा सकते हैं। उसके बाद जो सहूलियात हैं उनका बहुत ज्यादा फुकदान है। जिन लोगों में टेस्ट पॉजिटिव जिनका रिजल्ट आता है, उसके बाद उन्हें जब करंतना किया जाता है तो वहां पर सहूलियात नाकिस हैं, खाना नाकिस दिया जाता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स उस तरह से नहीं है। जबकि अब डॉक्टर्स ये मुतालबा करते भी नजर आ रहे हैं। आज भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रही डॉक्टर की तरफ से कि हमें सलामी नहीं चाहिए, सल्यूट नहीं चाहिए, बल्कि हमें हिफाजती सामान चाहिए, हिफाजती किट्स चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, डायरेक्टली पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, तो वो ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तो अगर ये सिचुएशन इसी तरह से रहती है और जिस तरह से आलमी तौर पर खबरें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ रिसर्च डिपार्टमेंट रिसर्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ रही हैं, उसके मुताबिक ये है कि ये सिचुएशन हर गुजरते दिन के साथ मजीद वर्स्ट होगी और स्टार्ट ऑफ द जून तक इसी तरह से सिचुएशन रहेगी। उसके बाद हालात थोड़े नॉर्मलाइज होना शुरू होंगे। तो इस पर हम बात करते हैं कि ये जो बेसिक सवाल है, अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अवाम के जहनों में है, खासतौर पर अवाम जो अबहाम का शिकार है, उस कंफ्यूजन को किस तरह से दूर किया जा सकता है। डॉक्टर्स ये बात करते पहले भी हमने देखा कि नजर आया कि डॉक्टर्स ने कहा कि जो फैसला किया गया उसमें टेक्निकल लोगों के साथ मुशावरत नहीं की गई, जबकि उलमा कराम वाला जो मामला था वो भी जेर बहस रहा। लेकिन अभी भी अवाम कंफ्यूजन का शिकार है कि आया कि लॉकडाउन में जो नरमी की जा रही है वो इस चीज का सबूत है कि हमने कहीं ना कहीं इस वबा पर काबू पा लिया है। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं, जो आदादो शुमार हमारे सामने आते हैं, उसको देखकर हमें यह लगता है कि सिचुएशन शायद हर गुजरते दिन के साथ वर्स्ट हो रही है। तो इस तमाम तर सिचुएशन पर बात करते हैं और साथ ही साथ हम वैक्सीन के हवाले से भी बात करेंगे कि वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो सकी है, और अगर वैक्सीन तैयार नहीं होती तो तब तक क्या सिर्फ लॉकडाउन ही इसका हल होगा? डॉक्टर अब्दुल बारी मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, CEO हैं इंडस हॉस्पिटल के। बहुत शुक्रिया बारी साहब आपके वक्त का। बारी साहब, इतना टाइम हो गया, दिसंबर के बाद से ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए, पाकिस्तान में भी फिर ये केसेस आए, फरवरी में पहला केस रिपोर्ट हुआ, पूरी दुनिया कोरोना की जद में है। हम बहुत ज्यादा साइंटिफिक वर्ड कहलाए जाने लगे और बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए, तो अभी तक वैक्सीन कोई तैयार नहीं हो सकी। क्या दुनिया इस हवाले से कुछ दरियाफ्त कर सकी है? पाकिस्तान में जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, जो प्रोसीजर चल रहे थे, उनमें अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, वैक्सीन का एक समझने के लिए बात है कि वैक्सीन डेवलप होने में ओवरनाइट नहीं होती, उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें तकरीबन साल से 1.5 साल लगता है। तो इसलिए अभी कोई ऐसी नहीं आएगी, पहले उसकी डेवलप होती है, फिर उसके बाद एनिमल्स पे ट्रायल होता है, फिर उसके बाद फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 होता है। उसके बाद जो अगर उसकी एफिकेसी होती है तो फिर वो मार्केट में आती है इस्तेमाल होने के लिए। तो इसलिए अभी ये अगर लोग कहें कि जी कल डेवलप हो गई, परसों डेवलप हो गई, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक अ ईयर। तो कम अज़ कम साल लगेगा जबकि वैक्सीन ह्यूमंस में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी, कि कमर्शियली अवेलेबल होगी, जिसको कहते हैं। तो इसलिए कोई भी जो भी अगर सोशल मीडिया पे कहीं पर ये आए कि जी बस हो गई है और कल से शुरू हो जाएगी, तो इट वुड बी, ये लोगों को इस हकीकत को समझ लेना चाहिए। उस पर इस पे ज़्यादा बहस ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो डॉक्टर साहब, ये जो मुख्तलिफ मेडिसिन रिकमेंड की जा रही हैं, जैसे पहले क्लोरोक्विन के हवाले से कहा जा रहा था, अभी गुज़िश्ता रात भी अमेरिका की तरफ से बताया गया कि ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है, तो क्या ये कुछ बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाते हैं? ये प्रॉपर इलाज तो नहीं है इसका फिर? देखिए, ये कुछ अभी तक कोई प्रॉपर इलाज नहीं आया है, और ये सब चीज़ें जो है ना, किस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, और उस पर मल्टीपल मुल्क सारी दुनिया में इसके ऊपर कोई जहाँ जहाँ पर कहीं भी थोड़ा सा ये नज़र आता है कि ये शायद कुछ असर कर सके और कुछ वो करे, तो उसके लिए ट्रायल्स किए जाते हैं और मल्टी सेंटर ट्रायल्स होते हैं, ताकि देखा जाए कि कौन सी चीज़ कामयाब है।
तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मुत्तफ़िक़ा राय नहीं हो सकी है या रिसर्च नहीं हो सकी है जिसको हम कह सकें कि ये कर सकती है। अच्छा अभी डॉक एक एंटीवायरल ड्रग जो एफडीए ने अप्रूव की है, उसके ऊपर वो भी हॉस्पिटल बेस्ड के ऊपर है। अभी भी उसके ऊपर काम शुरू होगा, फिर उसके असरात नज़र आएँगे तो फिर उसके बाद उसको वाइड स्प्रेड जाएगा उसके लिए। तो डॉक्टर साहब अभी तक इलाज उस तरह से दरियाफ्त नहीं हो सका है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वैक्सीन तैयार करने में भी आप भी बता रहे हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी ये बात कर रहे हैं कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अभी जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें जितने लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, उनके जो नताइज आ रहे हैं कि वो कोरोना से इफेक्ट हो चुके हैं, उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है, करंतना मुंतकिल कर दिया जाता है। जब उन्हें करंतना मुंतकिल कर दिया जाता है तो फिर वहां पर उनका किस तरह से इलाज होता है, कैसे उनको बेहतर किया जाता है, बाद में उनका टेस्ट फिर नेगेटिव भी आ जाता है? देखें, बात ये है कि एक इसका जो है एक एक पीरियड है, कोई 14 दिन के अंदर ये खुद सेल्फ लिमिटिंग होता है, जो बॉडी की अपनी जो इम्यूनिटी होती है वो उसके बाद अफेक्ट करना शुरू करती है। एक पे पहला एक्चुअली ये आप समझे डिफेंस मैकेनिज्म इंसान का होता है, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं। अगर कोई नई चीज़ पुरानी कोई चीज़ होती है तो आदमी उसको बहुत दफ़ा हम ऐसे जरासीम चलते फिरते मिलते रहते हैं जिसके अंदर बॉडी के अंदर उसकी एक मेमोरी होती है, उसका रिएक्ट कर देता है, एंटीबॉडीज़ बनती है, उसके खिलाफ आ जाती है, उसको ख़त्म कर देती है, जो आदमी को पता भी नहीं लगता है। ये एक नया वायरस है जिसके लिए डिफेंस को पता ही नहीं था कि फौज एक नया जैसे हथियार आ गया जिसको पता ही नहीं है उसका जवाब कैसे देना है। इसके लिए एक एक इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू होती है, फिर इसको एक इमीडिएट इम्यूनिटी होती है जो कि आईजीएम होता है, जो कि उसको रिएक्ट उसको उसका उसका मुकाबला करती है। फिर उसके बाद एक लॉन्ग टर्म जो मेमोरी बन जाती है वो आईजीजी हो जाती है। तो इसलिए 14 दिन के अंदर उमूमन, और कभी किसी के अंदर 3 हफ्ते भी गया, और कुछ मेजॉरिटी 14 दिन के अंदर इसकी जो है ना इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और आदमी ठीक हो जाता है। ये और आइसोलेशन सेंटर में ले जाना, देखिए क्वारंटाइन सेंटर एक अलग चीज़ है। सेंटर में वो लोग रखे जाते हैं जिनका, जैसे अभी फ्लाइट से लोग आ रहे हैं, वापस उनका टेस्ट भेजा गया तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, और जब उनका रिजल्ट आ जाता है तो फिर उसमें से जो पॉजिटिव होते हैं और जो जिसके यहाँ घर के अंदर सहूलत है तो घर के अंदर और सिम्टम्स नहीं है तो घर के अंदर अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में जैसे लो लाइंग एरियाज में है, गरीब लोग इलाकों में, जहाँ पर एक कमरे में 2-2 लोग, 4-4 लोग, 8-8 लोग रहते हैं, तो उन लोगों को फिर हम एक आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है। और मकसद ये नहीं है कि उनका वहाँ कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ मकसद इसलिए है कि ये उसको फैलने का सबब ना बने। अब उसके अगर उसी घर में चले जाए जहाँ 8 लोग रहते हैं तो वहाँ जाएंगे तो बाकी 8 को भी, और फिर ये लोग बाहर भी नहीं, इनको कंट्रोल भी नहीं होता है, ये लोग बाहर घूम रहे होते हैं तो मोहल्ले में, फिर इसके बाद इसका स्प्रेड बढ़ता है। इस वक्त काम ये है, इसका वाहिद हल ये है कि इसको फैलने से बचाना है, ताकि एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाए पूरी कम्युनिटी के अंदर, ताकि फिर जब निकले इसका एक पीक आना है, पीक से एक प्लेटू आए और फिर डिक्लाइन हो जाए। ये एक स्ट्रेटेजी है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये आइसोलेशन करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये इसको मज़ीद फैलने से रोकना है। प्रिवेंशन का ये प्रिवेंशन है। जो अपने घरों पे नहीं प्रिवेंट कर आइसोलेट नहीं कर सकते वो बात मानते नहीं है। देखें, और जहाँ लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन जो है ना, जब तक सेल्फ लॉकडाउन नहीं होगा, मैं फैसला नहीं करूँगा एज अ इंडिविजुअल कि जी मैंने नहीं रोकता ताकि मैं इसको फैलने से बचा सकूँ, तो किसी किस्म का लॉकडाउन भी जो है ना उसको रोक नहीं सकता है। ठीक। सही। डॉक्टर साहब जिस तरह से आपने कहा कि एक टाइम पीरियड होता है उसके बाद इंसान के इम्यून सिस्टम इसके साथ लड़ता है, इसके बाद ही खत्म हो जाता है, तो कैटेगराइज किस तरह से किया जाता है? और खास तौर पर जो करंतना सेंटर में लोग रखे जाते हैं उन तमाम लोगों में मुस्बत जो नताए जाते हैं उनके सिम्टम्स एक जैसे होते हैं या हर शख्स में सिम्टम्स मुख्तलिफ होते हैं? देखें, मुख्तलिफ होते हैं। आइसोलेशन के कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक कैटेगरी ऐसी है जहाँ पर सिर्फ, जैसे कि एक्सपो सेंटर कराची में है, जहाँ पर जिनको सिम्टम्स नहीं है और वो घर में आइसोलेट नहीं हो सकते और वो इसको फॉलो नहीं करेंगे तो उनको वहाँ रख दिया जाता है। ये आम नॉर्मल तरीके से चल रहे होते हैं और ये सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि इनको पता नहीं हो, ये कहते हैं मुझे तो कुछ है नहीं, लेकिन ये वायरस को स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो एक तो वो हो गए। दूसरे लोग वो होते हैं जिनको कोई सिम्टम्स होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा बुखार, सांस में तकलीफ, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तो ये हस्पताल में होते हैं और वो आइसोलेटेड होते हैं। वहाँ पर जो इनको देख रहे होते हैं वो फुली, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो फुल प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में होते हैं और वो आइसोलेशन सेंटर जो पहला वाला था उसमें भी होते हैं।
फिर तीसरे लोग वो होते हैं जिनकी सांस की तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि उनको फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी पड़ती है और वो आईसीयू में रखे जाते हैं। तो 3 कैटेगरी है। मेजॉरिटी जो होते हैं उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, 80 से 85% ऐसे लोग होते हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। इसमें से कोई 15% ऐसे लोग होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, और कोई 3 से 4% ऐसे लोग होते हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, और टेस्ट ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिनको कोमॉर्बिडिटी होती है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, टीबी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ठीक। और बड़ी उम्र वाले लोग जो होते हैं उनको उनको ये प्रॉब्लम होती है, जिनको वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, टेस्ट के हवाले से भी बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें भी सामने आ रही हैं कि टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगा है। मुख्तलिफ लैब्स में 8,000 से 9,000 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं टेस्ट के। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि टेस्ट महंगा क्यों है, और इसके साथ ऐड ऑन ये कीजिएगा इसी सवाल का मेरा दूसरा हिस्सा कि जब टेस्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद अगर उस शख्स को करंतना मुंतकिल कर दिया जाता है तो जब उसका टाइम पीरियड होता है उसके बाद जब दोबारा टेस्ट किया जाता है तो उसके अखराजात क्या हॉस्पिटल अफोर्ड करता है, या जो पेशेंट है वो खुद ही इसके तमाम तरह अखराजात अफोर्ड करता है, और टेस्ट बुनियादी तौर पर महंगा क्यों है इतना? देखिए, एक तो ये है कि तकरीबन कॉस्ट जो टेस्ट की जो अगर देखी जाए कि किट्स, अच्छा सिर्फ एक एक किट नहीं होती, इसमें 3 किस्म की चीज़ें यूज़ होती हैं। तो कॉस्ट तकरीबन जो कॉस्ट आती है जिसको कहते हैं वो 5,500 कॉस्ट आती है। ठीक। ठीक है ना, जिस पे एचआर कॉस्ट भी होगी, वो सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी जो कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट या किट्स की कॉस्ट ये तकरीबन 4,500 होती है। अब जो एक लैब कर रही होगी उसका अपना प्रॉफिट के लिए होगा, वो एक अलग है। 8,000 या ज़्यादातर लोग 8,000 चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो अफोर्ड कर सकता है, देखें इस वक्त सिंध में तकरीबन 90% जो है ना वो सारा अब गवर्नमेंट खुद अफोर्ड कर, गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है टेस्टिंग की। 90% फ्री हो रहे हैं सिंध में। तो जब आप किसी करंट आइसोलेशन सेंटर में या हॉस्पिटल में होते हैं, आपका कोई 14 दिन के अंदर 8वें दिन 10वें दिन एक टेस्ट किया जाता है। अगर वो नेगेटिव होता है फिर 24 घंटे बाद दोबारा टेस्ट किया जाता है, और 2 नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर उसको ये क्योर डिक्लेयर किया जाता है और उसको फिर कम्युनिटी में भेजा जाता है। ठीक। तो ये एक एसओपी है जिसको सारी दुनिया में इसी तरह होता है। तो और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो चार्ज कर रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन जनरली ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर वाले काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स यहाँ पर सिंध के अंदर। तो वहाँ पर सारी जो किट्स हैं, वो सारी जो सहूलियात है वो गवर्नमेंट उसको जो है ना गवर्नमेंट उसको बेयर कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उसको 24 आवर्स के बाद उसको कम्युनिटी में भेज दिया जाता है उस शख्स को, क्या उसके बाद भी उसी तरह से उसको सेल्फ आइसोलेशन में रहना होता है और कुछ अर्से के बाद दोबारा नहीं से वो नहीं सिम्टम्स भी जाग सकते हैं, या नहीं, दोबारा से ये बीमारी जन्म ले सकती है? देखें अभी तक जनरली ऐसा अभी कोई इतना बड़ा डेटा नहीं है जिसके ऊपर कह सके, लेकिन जनरली जब आपके पास 2 टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं फिर आइसोलेशन नहीं होता। 14 दिन आपको गुजर चुके हैं, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने काम पे चले जाते हैं, अपने घरों पे रहते हैं। आपके पास वो पाबंदियां नहीं होती हैं जो रखी जाती हैं। लेकिन ये दो टेस्ट 24 घंटे के अपार्ट नेगेटिव होना ज़रूरी है। और कुछ सूबों में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ सूबों में केसेस बहुत कम हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? या वहाँ पर मुख्तलिफ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, या वहाँ पर सिचुएशन मुख्तलिफ है, ये वजूहात हैं? देखिए, टेस्टिंग की बुनियाद है, टेस्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए, और टेस्टिंग टारगेटेड टेस्टिंग जो कर रहे हैं, जहाँ पर टारगेटेड टेस्टिंग होगी। देखें यहाँ पर हम लोग जो है ना, जब से एक कोई टेस्ट आया, कोई पॉजिटिव आया, तो फिर हम उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, उसके जिस आदमी से वो मिला उससे उस दौरान उसको हम टेस्ट करते हैं। तो जब इस किस्म की टारगेटेड टेस्टिंग होती है तो उससे आपके पॉजिटिविटी ज़्यादा आती है, और जब कम्युनिटी में जब फैल जाता है तो फिर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैंने जैसे यही कहा ना कि जो जहाँ पॉजिटिव आया फिर उसको अगर आपने आइसोलेट नहीं किया तो वो एक सिटिंग टाइम बॉम्ब होता है, और वो जहाँ जिससे मिलता है और लोग एहतियात नहीं कर रहे होते। तो इसलिए देखें ये इसका कंट्रोल सिर्फ जो है ना, इसको फैलने से रोकना है। उसमें हर एक का अपना हिस्सा डालना है। आम सिटीजन ने, लोगों ने, इदारों ने, प्राइवेट सेक्टर ने, पब्लिक सेक्टर ने,
बिजनेसमैन ने, उलमा ने और मीडिया ने, हम सब लोगों को देखें, अभी तक लोग इसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। ये समझने की बात है कि देखें खुदारा, जो डॉक्टर्स हिदायत दे रहे हैं, मीडिया वाला भी, मीडिया में भी लोग उसको बिल्कुल फैला रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या एहतियातें आपने करनी है, बिला ज़रूरत अपने घर से नहीं निकलना। अगर आपको किसी और का ख्याल नहीं है, खुदारा खुदारा अपने वालदैन के लिए, अपने नाना नानी, दादा दादी के लिए, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं बिला ज़रूरत और आप खुदा न खास्ता आपको पॉजिटिविटी आ जाए, तो आप फिर एक सोच हो जाते हैं अपने बड़ों के लिए, क्योंकि आप उनसे आके मिलते हैं, आप उनसे मिल के फिर उनको, आपकी वजह से ये वायरस जाता है, उनको और आपके बच्चों को। तो खुदारा इसके लिए अमल करें, उन लोगों के लिए। ये ना हो कि आप सारी ज़िंदगी अपने आप को कर्ज करते रहें कि ये मेरी वजह से मेरे वालदैन को या मेरे नाना दादी को, नाना नानी को, दादा दादी को ये मर्ज हुआ था और खुदा न खास्ता उनकी मौत हुई थी। आप सारी उम्र इस उसके साथ, कर्ब के साथ जी नहीं सकेंगे। खुदारा, मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि जो जो हिदायत दी जा रही हैं उस पर अमल करें, और हाथ को धोना है साबुन के साथ धोएं, बार बार धोएं, जो जो सरफेसेस हैं उनको साफ रखें, आपस में फिजिकल डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस ना रखें, फिजिकल डिस्टेंस रखें, सोशली एक दूसरे से बात करें, गपशप लगाएं। हम लोग इतनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हम लोग आपस में बात नहीं करते। अब ये मौका है कि आप टेलीफोन पे बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें, अपने बच्चों के साथ बात करें, कि क्योंकि हम बच्चों को भी व्हाट्सएप करके खाने पे बुलाते हैं, उनसे ऐसी ईमेल पे बातें कर रहे होते हैं, ऐसा ना करें, पर्सनली मिलें। अपने कुछ किताबें आपने पढ़नी है वो करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। रमज़ान का जी। महीना है, हम सबको दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस वबा से हमारी जान छुड़ाए। अगर ये बढ़ गया तो हमारा हेल्थ बेसिकली केयर आपके कहने का मतलब सिस्टम है कि खुद एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉकडाउन हल सबसे है या ज़्यादा। नहीं है, जब तक आप सेल्फ लॉकडाउन नहीं करते, खुद एहतियात नहीं करते, तब तक आप इससे नहीं बच सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बिल्कुल, यहाँ पर वाज़ेह कीजिएगा कि 18,000 तक अब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में, और ज़्यादातर जी, ये कहा जा रहा है कि वो लोग ज़्यादा खतरनाक हैं जिनमें सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे। और आप भी ये बात जी, कर रहे हैं कि टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होगी उससे हमें पता लगेगा कितने ज़्यादा लोग इससे इफेक्ट हो चुके हैं। हमारे यहाँ जो है वो टारगेट टेस्टिंग हो रही है, तो ये सारे जो केसेस हैं ये टारगेट टेस्टिंग से इतने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और इसके बाद अगर हम रैंडमाइज टेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो फिर तो इससे भी ज़्यादा तादाद आपको लगता है बढ़ सकती है? देखें बिल्कुल, अभी टेस्टिंग जो है ना, देखें दुनिया इस वक्त बंद है। ये इस वक्त सारी दुनिया में ये वबा फैली हुई है, हर एक को अपनी पड़ी हुई है। जी, आज मैं किसी कंपनी वाले से बात कर रहा था कि N95 मास्क, मुझे जो 3M कंपनी है उससे बात कर रहा था, उसने कहा था कि जी हमारे जो सोर्स है सप्लाई का, उनमें हम अपना कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते, सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो हर एक को अपनी पड़ी हुई है। तो इस वक्त एक ही तरीका है कि जी हम अपने आप को, जैसे आपने भी कहा और मेरा सबसे सबसे रिक्वेस्ट है कि खुद एहतियाती सबसे बड़ा हल है। देखें, अगर हम सब लोग डिसिप्लिन हो जाए, देखें, हम समझते, हम हमें हमें पता है कि हम बहुत लंबा लॉकडाउन नहीं कर सकते, महीनों नहीं कर सकता, ये चलेगा अभी हमारे साथ। हम्म। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन हो जाएं, हमें पता हो कि जी हमने, अगर दुकानों में जा रहे हैं तो वहाँ पर रश ना करें, थोड़ा सा अपने आप, क्योंकि हर एक चाहता है कि अपनी अपनी मर्जी से जाए। देखें, सुबह 8 बजे खुली है तो आप 8 बजे चले जाएं, जब कोई नहीं है अपना सामान लेके आ जाएं, कोई 10 बजे चला जाए। लोगों को, नाउ वी हैव टू लिव विद दिस रियलिटी के कोरोना वायरस है, उसका बचने का तरीका सिर्फ ये है कि हम उसको फैलाएं नहीं, उसका का हिस्सा, फैलाने वालों में हिस्सा ना बने। बस यही तरीका है। अपने आप को अगर हमने नहीं किया, हम जहाँ भी जाएं मजमे को अवॉइड करें। अगर मजमे भी किसी ज़रूरत से जाना भी पड़ जाए, किसी बहुत ज़रूरी है, तो अपना डिस्टेंस इतना रखें कि 6 फीट 4 फुट से हम दूर रहें। और अगर कोई आता है तो आप उसको कहें भाई खुदा के लिए। कुछ लोग आए, एक मेरे साहब आए मेरे पास आगे कि जी हाथ मिला, मैंने कहा जी हाथ वाथ नहीं मिलाना, दूर से ही बात करते हैं कि अरे जी आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है। मैंने कहा जी अल्लाह पे मुझे बड़ा ईमान है। तो एहतियात अपनी अपनी है, ईमान अपना अपना है। अल्लाह ताला हम सबको
क्योंकि जब एक बिल्कुल, तजवीज़ यही है कि एहतियात स्लो एहतियात करना है बहुत और ज़्यादा साथ ज़रूरी है और कहीं न कहीं डॉक्टर साहब हमारी कल्चरल वैल्यूज़ भी हैं कि हम यूज़्ड टू भी बहुत हैं हाथ मिलाने की, तो इस वजह से लोग आदतन भी हाथ मिला लेते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हम खुद से इनिशिएटिव लें कि लोगों को थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रखें। लेकिन एक और चीज़ बताइएगा डॉक्टर साहब, अभी जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम, जिस तरह से इंटरनेशनली रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, मुख्तलिफ इदारे इस हवाले से रिसर्च कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन इसी तरह से रही तो पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पर भी सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक हो सकती है। अभी राइट नाउ हमारा हेल्थ सिस्टम कहां स्टैंड कर रहा है आपके मुताबिक? हम क्या इससे लड़ सकेंगे आगे? जिस तरह से कहा जा रहा है कि मई का पूरा महीना सिचुएशन वर्स्ट रहेगी, तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इतना मजबूत है कि हम इससे लड़ सकेंगे? देखें, अगर ट्रिकल करता रहे कि मतलब कि थोड़े थोड़े आते रहे जाते रहे तो फिर मसला होगा, वो फिर मसला नहीं होगा। लेकिन एकदम एकदम आए ना तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। कोशिशें जारी है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग खुदा के लिए अपने आप को अपने सेल्फ सेल्फ एहतियात करें, सेल्फ प्रोटेक्शन को करें, ताकि इतना जोर ना पड़े। जब रियलिटी पता है तो हर एक कोशिश कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। हम सब इस पर एक टीम की तरह एक होकर काम करना चाहिए इसके ऊपर, ताकि और जिसमें आप भी शामिल हो, मीडिया भी शामिल हो, ताकि हम लोग इससे इस ऐसा मौका ना आए, अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका आए कि हमारा हेल्थ सिस्टम ब्रेक करे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस हॉस्पिटल, हमारे साथ मौजूद थे और इस पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि एक ही हल है, इस हवाले से वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो सकी है। कोशिश की जा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में तमाम तर ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई ना कोई इलाज दरियाफ्त हो सके, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और इसका सबसे बड़ा और वाहिद हल ये है कि चाहे हुकूमत की तरफ से कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए, डॉक्टर्स की तरफ से चाहे ये कहा जाए कि लॉकडाउन किया जाए, इसका सबसे वाहिद हल सिर्फ यही है कि आप खुद एहतियात बरतें, सेल्फ आइसोलेशन में रहें। सेल्फ आइसोलेशन मतलब ये कि आप सेल्फ लॉकडाउन में चले जाएं, लोगों के साथ राबता कम से कम करें, कोशिश करें सेल्फ डिस्टेंस पर रहें, लोगों के साथ उस तरह से कनेक्ट ना करें जिस तरह से हम पहले रूटीन में करते थे। तो यही इसका वाहिद हल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और अगर जिस तरह से केसेस कल 16,000 से तजावुज़ था, आज 18,000 से ज़्यादा बढ़ गए हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और फिर आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे सिवाय खुद के, क्योंकि हो सकता है कि आपके ज़रिए किसी और तक फैला हो या किसी और के ज़रिए आप तक पहुंचा। तो एहतियात करें, खुद भी ख्याल रखें अपना और दूसरों का भी ख्याल रखें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। और जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के बाद तवक्को की जा रही थी कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी आ जाएगी। इस हवाले से ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से तजावीज़ भी पेश की थी, लेकिन जो ओगरा ने तजावीज़ दी थी हुकूमत ने उस हद तक कीमतें कम नहीं की। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर कमी किया, जबकि ओगरा की जानिब से 20 रुपये फ़ी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई थी। डीजल की कीमत में 33 रुपये फ़ी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन हुकूमत ने 27 रुपये फ़ी लीटर कमी की है। और इस फैसले से पाकिस्तान में मईशत आने वाले दिनों में महंगाई पर, मईशत पर, शरह सूद पर, टैक्स रेवेन्यू पर बहुत दूरस असरात होंगे। इससे पहले भी हमने इस हवाले से बात की, जब ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई थी इंटरनेशनली भी, तो तब हमने बात की थी कि पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात होंगे और किस तरह से चीज़ें बेहतर होंगी। अब ऑयल की कीमतें कम तो हुई हैं, तो आज हम इस पर बात करेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8% तक गिर सकती है, कहा यह जा रहा है, जिसकी वजह से शरह सूद जो पहले थी सिंगल डिजिट पर आ गई, उससे आने वाले दिनों में मजीद कमी की तवक्को की जा सकती है। जबकि अब मुआशी एक्टिविटी नहीं हो रही है, क्योंकि कारोबार बंद पड़े हैं, उस तरह से मुतहरिक नहीं है, मईशत का पहिया उस तरह से नहीं चल रहा है। तो डिमांड को बढ़ाना किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से ये जो तमाम तर सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। साथ ही साथ हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं, ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया लड़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सारी सूरत हाल कितना फ़ायदा कुन पाकिस्तान के लिए साबित हो सकती है और पाकिस्तान इससे मजीद फ़ायदा उठाने के लिए क्या मेजर्स ले सकता है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर आबिद सुलरी साहब माहिर माशियात हैं, मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल जानना चाहूंगा जो एक आम आदमी करता है कि जब भी तेल की कीमतें कम होती हैं तो एक आम आदमी के दिमाग में सवाल आता है कि क्या इससे महंगाई कम होगी? जब भी तेल की कीमत ज्यादा होती है, कम होती है, इसका इंपैक्ट किस तरह से होता है? देखिए, पाकिस्तान में यकीनी तौर पे जब भी तेल की कीमत कम होती है उसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन में कमी आएगी, क्योंकि जो इन्फ्लेशन की बास्केट जो कैलकुलेट की जाती है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो तकरीबन 10 से 15% उनका वेटेज जो है वो होता है। और यकीनी तौर पे
जब वहाँ पे कमी आती है तो इसका मतलब होता है कि आपकी इन्फ्लेशन कम होगी। जब इन्फ्लेशन कम होती है तो यकीनी तौर पे स्टेट बैंक के पास एक जवाज़ आता है कि वो अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कमी लेके आए। लेकिन जिस तनाज़र में हम आज बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और वो मुख्तलिफ इसलिए है कि इस वक्त एक आलमी कसाद बाजारी की तरफ हम जा रहे हैं, ग्लोबल रिसेशन की तरफ। जो फाइनेंशियल रिसेशन जिसकी वार्निंग दी जा रही थी, उसका जो पहला मैनिफेस्टेशन हमने देखा वो अमेरिकन ऑयल प्राइसेस का क्रैश करना था, जिसके बाद ब्रेंट में भी कमी आई। और पाकिस्तान जो है वो अरेबियन लाइट मंगवाता है। तीन मार्केट्स हैं, एक अमेरिकी मार्केट है जिसको वेस्टर्न टेक्सास कहा जाता है, ब्रेंट जो है वो यूरोप और इंटरनेशनल बाकी दुनिया को कैटर करती है, और पाकिस्तान जो है वो गल्फ कंट्री से मंगवाता है, हमें वो ज़्यादा नज़दीक पड़ते हैं, और वहाँ से हमें उधार पे भी चूँकि मिल रहा होता है, तो अरेबियन लाइट। तो तीनों मार्केट्स में उनमें कमी देखने में आई है। अब ये कमी एक ऐसे वक्त में देखने में आई है जबकि डिमांड जो है वो तकरीबन मिनिमम है हर जगह पे। पाकिस्तान में यकीनन इसके थोड़े से पॉजिटिव असरात होंगे शुरू में, लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि इसके कम से कम दो नेगेटिव असरात होंगे हम पे। पहला जो है वो रेमिटेंसेस की शक्ल में होगा। हमारी जो कम्युनिटी गल्फ कंट्रीज में काम कर रही है या कर रही थी, और उनमें से बहुत से वापस भी आए हैं। जब ये रिसेशन गल्फ कंट्रीज को हिट करेगी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, और उस अनएम्प्लॉयमेंट का नतीजा जो है, जो हमारे पास 20 से 22 बिलियन डॉलर जो सालाना रेमिटेंस आते हैं, वो यकीनी तौर पे उनमें एक खातर खा कमी देखने में आ रही होगी। और दूसरा, जब आपकी अमेरिका या यूरोप जैसी मार्केट्स में रिसेशन हिट करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन थी, और अगर वहाँ पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और हमारे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वहाँ पे श्रिंक होते हैं, तो अगेन उसका जो असर है वो हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग पे भी पड़ेगा, और उसका असर जो है वो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो इस वक्त इन्फ्लेशन में कमी हमें देखने में मिल रही है, जो 8.5% पे अप्रैल में आई, वो यकीनी तौर पे डिमांड कर्टेल होने की वजह से भी है। जब ट्रांसपोर्ट बंद होगी, जब आपका लॉकडाउन चल रहा होगा, कंज्यूमर्स जो हैं जब वहाँ पे बाइंग ख़त्म हो जाएगी, बिजनेस साइकिल कंट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो यकीनन वहाँ पे इन्फ्लेशन में कमी देखने में आएगी। तो ये जो इन्फ्लेशन में कमी है, इसको डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है इकोनॉमिक्स की टर्म में। यानी एक इन्फ्लेशन तो हो रही है, लेकिन ये एक कम हो रही है, लेकिन शायद इसके जो उतने पॉजिटिव असरात नहीं होंगे इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म जितने इसके नेगेटिव असरात होंगे, क्योंकि इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट साइकिल जो है, एम्प्लॉयमेंट उसमें कमी आएगी। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड से इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं। लेट्स सी के चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं इस सारे सिनेरियो में। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, ऑगरा ने तजावीज़ कुछ और दी थी, लेकिन हुकूमत ने उन तजावीज़ जो दी थी उससे कम कीमत कम की। 10 रुपए की अगर कमी हो तो 15 अरब रुपए का फ़र्क पड़ता है टैक्स रेवेन्यू पर। अगर 20 रुपए की कमी हो तो तकरीबन महीने का 30 अरब रुपए ये जो कमी की गई है, क्या इससे ज़्यादा भी कमी की जा सकती थी? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि की जानी चाहिए थी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत के पास इस वक्त आपके रेवेन्यू सोर्सेज और कोई भी नहीं है। देखिए, इस वक्त सारी की सारी जो स्पेंडिंग हो रही है कोरोना पे, वो जो IMF से आपको 1.386 बिलियन डॉलर मिले हैं, वो स्पेंड हो रहे हैं। कुछ वर्ल्ड बैंक और ADB ने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको री एलोकेशन उसमें से इजाज़त दी थी। जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो रेवेन्यू नहीं आएगा, और जब रेवेन्यू नहीं होगा तो हुकूमत के पास नॉन कोरोना रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनके लिए कोई पैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन अख्तियार की गई। मेरा ख्याल है कि 20 से 25% जो था रिलीफ, वो पास ऑन प्राइसेस में कमी आई, वो एक मेजर रिलीफ पास ऑन कर दिया गया, और उसके बाद हुकूमत ने थोड़ा सा कुशन अपने पास रखा है। इस वक्त अगर आपने फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि ट्रंप ने सऊदी गवर्नमेंट को एक वार्निंग दी थी कि अगर उन्होंने रशिया के साथ अपनी ऑयल वार जो है वो ख़त्म ना की और अपनी जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें कमी ना लेके आए, तो अमेरिका जो है वो सऊदीया की जो दफाई अलायंस है वो ख़त्म करने पे गौर कर सकता होगा। 1 मई से ओपेक जो है वो अपनी तेल की पैदावार जो है उसमें कमी कर रहा होगा, और अब ये देखना है कि ये कमी जो है ये ऑयल की कीमतों को कितना ऊपर लेके आती है। और अगर ये फौरी तौर पे ऊपर आ जाती हैं, थोड़ा सा भी इसमें ऊपर आती है, तो हुकूमत के लिए फिर रिलीफ दे के वापस लेना जो है वो ज़्यादा मुश्किल होता। तो बेहतर है कि यहाँ पे थोड़ा सा कुशन जो है वो बरकरार रहने दिया जाए, ताकि
एक बफर जो है वो हुकूमत के पास रहे। अगर तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो उस सूरत में भी हुकूमत के पास बफर होना चाहिए लोगों को रिलीफ कंटिन्यू करने का। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि जो नॉन कोविड रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उनके पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से रेवेन्यू चाहिए, और वो रेवेन्यू जो है इस वक्त वो आपकी पेट्रोलियम लेवी से ही आ रहा है। उसके अलावा तो बहुत कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि चल रही हैं लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इस सारी, जैसे हमारा मईशत का पहिया भी इस तरह से नहीं चल रहा है, कारोबार बंद है, लॉकडाउन की वजह से सूरत हाल मुख्तलिफ है। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो शायद हम कुछ और बात कर रहे होते, मईशत के हवाले से कुछ और सवालात होते, लेकिन अभी जो सूरत हाल है इसमें कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, इस वक्त यकीनी तौर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो खोलने की इजाज़त दी गई है वहाँ पे डीजल इस्तेमाल हो रहा होगा। एग्रीकल्चर में इस वक्त वीट हार्वेस्टिंग जारी है, वीट ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन वो शुरू हो जाएगी। आपका जो फ्रेट है, जो कार्गो ट्रांसपोर्ट है वो चल रही है, वो सारी की सारी डीजल पे चल रही है। तो आप देखिए कि बहुत तवील अरसे के बाद डीजल की कीमतें वो नॉमिनली चंद पैसे का फ़र्क है, लेकिन वो इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस से कम आई हैं। ये बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है, और इसकी वजह यह है कि इस वक्त आपके ज़्यादा जो फोकस है कार्गो ट्रांसपोर्ट की, अगर हम बात करते हैं तो वो डीजल पे चल रही है। पेट्रोल जो है, पेट्रोल की कीमत में भी कमी यकीनी तौर पे आई है, लेकिन इसका उस तरीके से फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि मोटरसाइकिल्स को तो इसका फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन लॉकडाउन की सिचुएशन में जब ट्रांसपोर्ट जो है वैसे ही कर्टेल हुई पड़ी है उसकी मूवमेंट, या हाईवेज पे आपके पाबंदियां लगी हैं कि एक गाड़ी में 2 से ज़्यादा अफराद जो है वो सफ़र नहीं कर सकते। सिंध में इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पे पाबंदी है, तो यकीनी तौर पे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने में नहीं आ रहा होगा। थोड़ा बहुत रिलीफ जो है लोगों को यकीनन इसका फील होगा, लेकिन असल चीज़ थी डीजल की कीमतों में कमी, और डीजल की कीमतों में कमी से यकीनी तौर पर जो एक रिटेलर के पास जवाब बनता था कीमतें बढ़ाने का कि इस वक्त कार्गो बहुत महंगा है और फ्रेट बहुत महंगा है, वहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क जो है वो देखने में नज़र आना चाहिए। और वो भी शायद थोड़ा सा इक्वलाइज हो जाएगा। इस वक्त रमज़ान की जो इन्फ्लेशन है, रमज़ान हमेशा से कोविड हो या ना हो, रमज़ान हमेशा पाकिस्तान में बदकिस्मती से महंगाई का सीज़न बन के आता है। लोग जो हैं उसमें डिमांड बढ़ जाती है फलों की, सब्जियों की, बेसन और इस तरह की बाकी चीज़ों की, और उनमें घी की, और उनमें कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में नज़र आता है। तो शायद ये जो रमज़ान रिलेटेड इन्फ्लेशन थी उसको थोड़ा सा डीजल में कमी जो है वो काउंटर कर सके। असल जो इसका इम्पैक्ट है वो शायद जून में जाके आपको देखने में नज़र आएगा कि किस तरीके का इसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आता है, जब रमज़ान वाली महंगाई जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। अच्छा, और डॉक्टर साहब, हमारी जो ऑयल कंजप्शन है उसका तकरीबन 70 to 80% हिस्सा है जो हम इंपोर्ट करते थे, तो इससे क्या हमारे एनर्जी बिल्स भी अब कम होंगे, हमारे इंपोर्ट बिल्स में भी कमी आएगी? किस हद तक कमी आ जाएगी अगर आएगी तो? डेफिनेटली इसमें कमी आ रही होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ओवरऑल ऑयल डिमांड है वो कितनी सर्च करती है। अभी पिछले महीने तक तो हमारे पास सिचुएशन ये थी कि रिफाइनरीज के पास क्रूड स्टोर करने की जगह नहीं थी, और पाकिस्तान ने बैन किया था कि हम इम्पोर्टेड जो है क्रूड वो नहीं मंगवा रहे होंगे, ताकि जो पहले वाला स्टॉक है वो यहाँ से निकले। अब देखना यह है कि हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, और स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाएगा कि कितना ऑयल इंपोर्ट होता है। लेकिन यकीनी तौर पे जो हमारे जून के सौदे इस वक्त हो रहे हैं और जुलाई के सौदे हो रहे हैं, वो वहाँ पे डेफिनेटली हमें सेविंग जो है वो देखने को मिल रही होगी। और अगर ये इसी तरीके से ट्रेंड रहा, जो कि मेरा ख्याल है कि शायद 2020 जो है कैलेंडर ईयर, इसमें ऑयल की कीमतें को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगी, तो पाकिस्तान जो है 5 से 7 अरब डॉलर का इसको सेविंग हो सकती है अपनी ऑयल की इंपोर्ट में। अगेन वहाँ पे इसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सलहरी साहब। बात कर रहे थे मईशत के हवाले से, और इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है इसका फ़ायदा इस तरह से उठाया जा सकता है कि हमारी डिमांड अगर बढ़े, लेकिन जिस तरह से कारोबार बंद पड़े हैं, पहिया उस तरह से नहीं चल रहा मईशत का, तो उतना फ़ायदा नहीं है। लेकिन जून में जाकर इसके हमें असरात नज़र आएंगे, और साथ ही साथ जो हम महंगाई की बात कर रहे हैं उसके पॉजिटिव असरात तो कम है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको मैनेज करने की हुकूमत की तरफ से ज़रूरत है। अगर इसको हुकूमत मैनेज कर लेती है तो ये यकीनी तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और सियासी सतह पर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है, 18वीं तरमीम भी ज़ेर बहस है, नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से बातें होंगी, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। हुक्मरान जमात के रहनुमा 18वीं तरमीम पर नजरसानी की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं, जबकि हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें ऐसे किसी भी इकदाम को मुल्क में नए सियासी और आइनी बहरान का पेश खैमा करार दे रही हैं। एक तरफ तो ये जिक्र चल रहा है, तो दूसरी तरफ नैब ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। चंद रोज़ पहले जो नैब ऑर्डिनेंस मीडिया पर पेश किया गया, उसके हवाले से कहा गया कि वो मुसवदा जाली है। लेकिन सवाल सबसे अहम यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक तरफ तो ये बात की जा रही है कि जो नैब ऑर्डिनेंस तैयार किया जा रहा है, अपोजिशन के साथ मुशावरत भी हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इख्तियारात मजीद सख्त कर देने चाहिए, ज्यादा कानून में सख्ती आ जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ एक राय यह भी है कि कहीं ना कहीं नैब का बाजू मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, नैब के इख्तियारात कम हो जाएंगे ताकि गिरफ्तारियां आगे जाकर उस तरह से ना हो सकें। आज वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने भी गुफ्तगू की और उनका जो अंदाजे बयां है बहुत हमेशा की तरह वैसा ही था, और उन्होंने कहा कि ईद के बाद जो नैब है वो टार्जन की तरह बाहर निकलेगी और इसी तरह से अहम गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। उन्होंने ये पेशगोई भी कर दी। लेकिन सवाल सबसे अहम यह पैदा होता है कि 18वीं तरमीम पर क्या अभी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था? अभी क्यों, जब कोरोना के साथ हम लड़ रहे हैं, तो क्या 18वीं तरमीम में तब्दीली करने से कोरोना के हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं वो ज्यादा मौसर हो जाएंगे? नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से जो बात की जा रही है कि नैब के इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे, इन केस अगर ऐसा, हम इस पर बात करेंगे, अपने गेस्ट की राय भी जानेंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या उससे जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं क्या उनमें कमी हो जाएगी? तो ये टाइमिंग कितनी अहम है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये वक्त दुरुस्त है इन तमाम चीज़ों पर बहस करने के लिए, खासतौर पर 18वीं तरमीम के हवाले से। अभी फिलहाल जिस वबा से हम निपट रहे हैं उसके हवाले से इकदाम करना कितना ज़रूरी है, इस पर जुल्फ़िकार राहत साहब तज्ज़ियाकार हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। जुल्फ़िकार राहत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्फ़िकार राहत साहब, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा, जिसका भी मैं जिक्र भी कर रहा हूँ, कि ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या ये टाइमिंग दुरुस्त है? इस वक्त ही क्यों इन तमाम चीज़ों का तज़किरा किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मैं समझता हूं कि ये बात आपकी इस हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है कि आज कोरोना का जो क्राइसिस है जिसको हमें फेस करना पड़ रहा है, आज इसमें यूनिटी की जरूरत है, आज इस पे इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। पूरी पाकिस्तान की जो नेशनल लीडरशिप है उसको चाहिए था कि वो मिलके इस क्राइसिस का मुकाबला करती। बाकी रह गई बात 18वीं तरमीम की या बाकी जो पाकिस्तान के अंदर आईनी और कानूनी किस्म की इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, उस पे जरूर बात होनी चाहिए। आपका जो आइन है ये कोई कुरानी सहीफा नहीं, ये वक्त के साथ साथ अमेंड होता रहा है और आगे भी ये अमेंड होगा और होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज इस वक्त पे कि जब कोरोना के साथ चारों सूबों में कोरोना के इशू के ऊपर इख्तिलाफात हैं, फंड के ऊपर इख्तिलाफात हैं, स्ट्रेटजी के ऊपर इख्तिलाफात हैं, लॉकडाउन के ऊपर इख्तिलाफात हैं, तो ज्यादा प्रायोरिटी मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, स्टेट को और पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान के जो अदारे हैं, उनको ज्यादा फोकस इस बात पे करना है कि ये जो क्राइसिस है इससे हमें जान कैसे छुड़ानी है। जब क्राइसिस से आप जान छुड़ा लें, इससे आप बाहर निकल जाएं, तो उसके बाद 18वीं तरमीम भी डिस्कस हो जाएगी, बाकी चीजें भी डिस्कस हो जाएंगी और नैब का जो मामला है उस पर भी जरूर फोकस करें। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि वो इस क्राइसिस के अंदर से अपने लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकालना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे सारी कौम इस क्राइसिस में है, सारी कौम बेचारी परेशान है कोरोना की वजह से। वो कोई ना कोई रास्ता बीच में, ऐसे लोग हैं वो आईडी निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई कानूनी तौर पे निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई दिहाड़ी लगा रहा है, कोई फंड के ऊपर हाथ साफ कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके जो होते हैं वो यूनिटी पैदा करने के लिए होते हैं, उसमें शर्मंगेजी से अवॉइड करना चाहिए। तो जुल्फ़िकार साहब, 18वीं तरमीम के नतीजे में वकूफ़ पज़ीर होने वाले कौन से अवामिल हैं जो वफाक के लिए मसाइल का बाइस बन रहे हैं? देखिए, 18वीं तरमीम का जाती तौर पे अगर मुझसे पूछें तो मैंने जो उसको स्टडी किया है, मैं खुद भी समझता हूँ कि उससे पाकिस्तान का जो वफाक का एक इमेज था वो बुरी तरह शटर हुआ है। इसलिए भी कि 4-5 पाकिस्तान एक तरह से बन गए हैं। आपने सूबों को इंडिपेंडेंस ऐसे दे दी है और बिल्कुल सोचे समझे आपने इख्तियारात इस तरह के दे दिए हैं कि जो अभी सूबे बेचारे एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बगैर तैयारी के आपने डिवॉल्व कर दिए, ग्रास रूट लेवल पे आप उनको ले गए, सूबों को इख्तियारात दे दिए, अब सूबे उसमें पूरी तरह से एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे। और दूसरी चीज, बहुत से इदारे ऐसे थे जिसमें वफाक का पूरी दुनिया के अंदर मैसेज जाता है। मिसाल के तौर पे एजुकेशन है, तो वो वफाक की सत्ता के ऊपर एजुकेशन का एक मामला तय होना चाहिए, लेकिन आपने सूबों में डिवाइड कर दिया। टूरिज्म है, तो टूरिज्म की मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में जहां भी आप जाएंगे तो पाकिस्तान का फ्लैग लगेगा, वहां पे किसी सूबे का फ्लैग नहीं लगता। आपने उसको 4-5-6 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब मुझे इत्तेफाक हुआ कि एक मुल्क के अंदर, वहां पे मैंने देखा कि एक सूबे का वहां पे काउंटर बना हुआ है, पाकिस्तान का फ्लैग ही नहीं है।
तो ये बेसिकली आपने बगैर सोचे समझे पाकिस्तान को 4-5 पाकिस्तान में तकसीम कर दिया है। वफाक की जो अलामत पाकिस्तान था उसको इससे बेसिकली बड़ी आपके आपके कहने का मतलब है कि कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में वफाक के सूबों पर कंट्रोल ना होने का एहसास जो है वो कहीं ना कहीं ये जन्म दे रहा है इस सोच को। बिल्कुल जन्म दे रहा है। 18वीं तरमीम उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। 18वीं तरमीम की वजह से सूबे इस कदर इंडिपेंडेंट हो गए हैं और सूबे समझते हैं कि हम वफाक को जवाबदेही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक आपको बड़ी क्लासिकल मिसाल देता हूं कि ये नहीं सूबे दूसरे कंट्री से पैसे ले सकते हैं, यानी इमदाद ले सकते हैं, लेकिन पैसा जो लिया गया पैसा पाकिस्तान को वापस वफाक ने करना है। यानी सूबे पैसे ले तो सकते हैं लेकिन देगा वफाक। यानी पंजाब में माजी के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब ने जितना लोन लिया था वो पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान के जुम्मे है। यानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान कर्जे वापस करेगी, सूबे कर्जे चढ़ा सकेंगे। तो अजीबोगरीब उसमें कंफ्यूजन है। बट द पॉइंट इज कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। कि अभी फिलहाल जो आपको चैलेंज, जिस चैलेंज का सामना है सबसे ज्यादा उस पर आपको तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा जुल्फिकार राजा साहब, मैं अब नैब ऑर्डिनेंस पर भी बात करना चाहूंगा, मेरे पास वक्त भी कम है। नैब ऑर्डिनेंस जो तैयार हो रहा है उस पर कहा यह जा रहा है, मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। एक तरफ तो कहा यह जा रहा है कि नैब के कवानीन को मजीद सख्त कर देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यह बात की जा रही है कि नैब का बाजू मरोड़ा जाएगा, इख्तियारात कम हो जाएंगे और खासतौर पर जो आगे गिरफ्तारियां ना हो सकें, इस हवाले से कुछ होगा। क्या यह दुरुस्त है, ये तासुर जो दिया जा रहा है? देखिए जी, नैब और एहतसाब का एक अमल ऐसा है कि एहतसाब और इंतकाम में बहुत मामूली सा फर्क है। अगर आप एहतसाब को उसकी रूह के मुताबिक आप आगे नहीं चलाएंगे, गैर जानबदार तरीके से नहीं चलाएंगे, तो वही एहतसाब जो है वो इंतकाम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और माजी के अंदर हमने इस एहतसाब को इंतकाम की शक्ल में बहुत ज्यादा भुगता भी है। आपको एहतसाब और रहमान याद होगा, आपको नवाज शरीफ साहब का एहतसाब याद होगा, आपको उससे पीछे चले जाए पीपल्स पार्टी का दौर भी याद होगा, फिर उससे पीछे से चले जाए बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की लड़ाई भी याद। और इस पे मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब और इंतकाम में फर्क होना चाहिए और एहतसाब होता हुआ नजर भी आना चाहिए और गैर जानबदार होना चाहिए। और दूसरी बात, जो चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना तकलीफदेह है कि मिसाल के तौर पे उसमें अपोजिशन लीडर है, उसमें गवर्नमेंट है। यानी जब मुकमका के जरिए आप ऐसे लोगों को लगाएंगे तो उसके नतीजे में आप उनसे तवक्को करते हैं कि वो बड़े मुआवजे करेंगे और बहुत बड़े बड़े फैसले करेंगे। ऐसे पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप मुकमका के जरिए लगाते हैं, इत्तफाक राय से लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर इत्तफाक राय से लगाते हैं। आप चेयरमैन नैब को इत्तफाक राय से लगाते हैं और आप मुकमका करके लगाते हैं, आप उसमें मुशावरत से लगाते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इंडिपेंडेंट अदारा, इंडिपेंडेंट फोरम के ऊपर इंडिपेंडेंट बैठा हुआ शख्स। ठीक है, ओके ओके, गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार राजा साहब, तज्ज़ियाकार हैं और बात कर रहे थे। ये वक्त दुरुस्त नहीं है। 18वीं तरमीम की अगर हम बात करें तो अब आगे जाकर भी इस पर बात की जा सकती है। पहले भी आइनी तरमीम होती आई हैं और आगे भी होंगी, ज़रूरत के तहत आइन में तरमीम की जाती हैं, लेकिन फिल वक्त हमें कोरोना का सामना है तो उस हवाले से मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ एहतसाब का जो अमल है वो मुतनाज़ा रहा है, हमेशा से ये कहा जाता है, और ये जो तासुर है कि एहतसाब का अमल मुतनाज़ा है, इसको ज़ायल करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।